प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अवधेश सर, यूट्यूब चैनल रेडिएंट 0.1 में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग मिले हैं सर, और आज फिर हम लोग देखेंगे कुछ नए क्वेश्चन जो आप लोग के एग्ज़ाम में कारगर हो। तो चलिए आज सबसे पहले पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसके बाद फिर बातचीत होते रहेगी। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिएगा। कहता है ए बी सी और डी धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर। इंटीजर प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। धनात्मक के मतलब सिर्फ प्लस में होना चाहिए, माने को प्लस में भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। कहता है ए गुने बी गुने सी बराबर 36। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि ए गुने बी गुने सी बराबर 36 दिया हुआ है। फिर कहता है बी गुने सी गुने डी बराबर बी गुने सी गुने डी बराबर 48 दिया हुआ है। तो काम कीजिए, दोनों को भागा दे दीजिए। भागा दे देंगे तो कुछ बात बन जाएगा। ये 36 है, ये 48 है, तो भारतीय 36 और 48। सर ये सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। ए बटा डी बराबर 3/4। यहाँ सी और बी का रेशियो आ गया है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सी गुने डी गुने ए। फिर से देखिएगा सर, फिर कह रहा है कि सी गुने डी गुने ए, और एक और बोल रहा है डी गुने ए गुने बी। डी गुने ए गुने बी बराबर 324/18। इसका मान 324 है और इसका मान 18 है। सर ये 18 बार में कट जाएगा। अब देखिए, ए से ए खत्म, डी से डी खत्म, सी बटा बी बराबर कुछ नहीं तो 18/1 लिख सकते हैं। सर हमसे मान पूछा है कि ए गुने बी गुने सी गुने डी बराबर क्या होगा, माने ए बी सी डी सभी का गुणनफल पूछ दिया हम लोगों से। तो जरा सा गौर कीजिएगा, ए गुने बी गुने सी गुने डी। तो देखिए सर, ए बराबर 3 और डी बराबर 4, सबका मान बैठाएंगे अब हम लोग। 3 ये 4। फिर देखिए सी बराबर 18, बी बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 18। तो देखिए 4 तिया 12 और 18, 12 कर दीजिएगा गुना, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 8 दूनी 16। और आपके प्रश्न में एक ही यूनिट डिजिट 6 है, माने 216, और यही आपका आंसर है। अच्छा खासा प्रश्न है सर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया है रेलवे पिछले एग्जाम में भी, और एक क्वेश्चन और मैं पिछला वीडियो में बताया था जो भी इसी टाइप से था, एवरेज के तौर पर। तो 2, 4, 5 को क्वेश्चन हर एक डेट में इस टाइप से मिलता है। तो इस सबको बनाने के लिए कंडीशन सीखिए, क्योंकि सर ये सब किताब क्वेश्चन ना तो कोई बुक में पहले था और ना तो कोई सेट में पहले था। तो ये सबको बनाने के लिए सीखिए। इस सबको माइंड उतना जल्दी एग्जाम में नहीं आ पाता है, क्योंकि सर एग्जाम में प्रेजेंट और माइंड उतना काम नहीं कर पाता जो नया क्वेश्चन आता है। पुराना अगर क्वेश्चन रह गया तो पुराने प्रश्न में तो हर कोई सोच लेता है, क्योंकि वैसा टाइप बना करके रखता है पहले से। लेकिन नया टाइप अगर आता है ना तो टेंशन हो जाता है। समझ गए? चलिए ओके, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है वर्ग का परिमाप 32। तो परिमाप बराबर होता है सर 4 गुने भुजा 32। ए बराबर 8 आ जाएगा, माने जिस वर्ग का परिमाप 32 है उस वर्ग की भुजा 8 है। एक और वर्ग है जिसका परिमाप 24 है, तो फिर लिखेंगे हम लोग 4 गुने भुजा बराबर 24। तो ये कट जाएगा, तो इसका भुजा 6 आ जाएगा। अब कहता है एक और वर्ग है, उसका विकर्ण क्या होगा जबकि उनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सर अब हम लोग सबसे पहले इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल निकालेंगे, और इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप लोग को पता होगा कि वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो सर इसका भुजा 8 है, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब एक तीसरे वर्ग जो बनाया गया है उसका भुजा अगर ए मान लेते हैं तो उसका भी क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सर हम लोग के प्रश्न में ही बोला गया है कि उन दो वर्गों का क्षेत्रफल के बराबर है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग भी देखें तो सर वही काम सेम टू सेम किए हैं। 8 × 8 = 64, 6 × 6 = 36, 64 और 36 100 होता है। तो ए स्क्वायर बराबर 100
तो a बराबर 10 आ जाएगा, माने कि तीसरे वर्ग की भुजा 10 आ गई है। तो हम लोग से पूछा गया है कि तीसरे वर्ग का विकर्ण बताइए, तो सर विकर्ण बराबर √2a होता है और a बराबर अब 10 निकाले हुए हैं, इसलिए मान रख देंगे तो 10√2 और यही आपका दुलारा सा आंसर है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। कहता है बाबू कि दो संख्या का गुणनफल 2772 है, इनका लासा 462 है, तो इन संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। अब पहली और दूसरी दोनों संख्या का गुणनफल 2772 गुना करके दिया हुआ है, माने कि यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या अलग अलग नहीं दिया हुआ है। अगर सर पहली और दूसरी संख्या भी अलग अलग रहता तो हम लोग इसको गुना करते, लेकिन आपके प्रश्न में दोनों गुना करके दे दिया गया, तो और अच्छा काम किया है। फिर कहता है इनका लासा 462 है, तो बताइए इसका मासा क्या होगा। तो सर ये देखिए साफ सुथरा दिख रहा है 6 बार में, तो x बराबर आंसर 6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिना कुछ सोचे समझे, बिना डगमगाए, बिना हिचकिचाए हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। कहने वाले तो सर बहुत मिलेंगे, लेकिन किसी को सुनना नहीं है। आराम से जो समय सामने दिख रहा है, जिसका इंतजार हम लोग साल भर से कर रहे थे, उसके बारे में विचार हम लोग को करना है। कहता है एक तालिका में एक कंपनी 3 वर्ष के बिक्री का वर्णन किया गया है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, देखिए 3, 8, 9 में है। वर्ष 1 से 3 वर्ष की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो वर्ष 1 में 3 है और वर्ष 3 में 9 है, तो कितना वृद्धि हुआ 6। वृद्धि कम वाला को परसेंटेज के लिए 100, ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 200, माने ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर अगले प्रश्न की ओर जब बढ़ेंगे। कहता है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी जाती है, तो वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी क्या है। ध्यान दीजिएगा सर, एक वृत्त है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसका केंद्र ये है। कहता है इसका व्यास 20 है, तो सर व्यास अगर इसका 20 है तो रेडियस 10 होगा। फिर कहता है व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी जाती है। ये चाप जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो सर इस चाप को काटिएगा तो यहाँ एक जीवा का निर्माण होगा। हम लोग मान लिए कि ए और बी है, ये इसका केंद्र ओ है। अब रेडियस इसका 10 है, तो रेडियस को 10 इधर भी लिख सकते हैं, हम लोग इधर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग से पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर चाप की दूरी बताइए। माने कहने का मतलब है कि केंद्र ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को बताना है। तो सर यहाँ से हम लोग लंब डाल देते हैं, और लंब डालेंगे तो 90 डिग्री का निर्माण होगा। और आप लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो सर जीवा की लंबाई 16 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया, ये हाइट, ये वाला, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है सर, तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट हम लोग को पढ़ना है कि 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा 6, और यही आपका आंसर है। अगर आप ट्रिपलेट नहीं लगाना चाहते, अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप निकाल लीजिए कि हाइट के स्क्वायर माने ऊंचाई के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर बटा आधार के स्क्वायर। तो कर्ण 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। आधार इस त्रिभुज का 8 है, तो 8 × 8 = 64, और 100 में से 64 जाएगा तो 36, और 36 का वर्गमूल 6, वही आपका हाइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है एक समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 × भुजा स्क्वायर। अब वर्ग की भुजा हम लोग b मान लेते हैं, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग रेशियो देखें तो a² बटा b² बराबर, इसको इधर लाएंगे तो ये उधर चल जाएगा, तो 4/√3। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा। तो सर देखिएगा, एक रूट इस पे पहले है और एक रूट और चढ़ा दीजिएगा,
तो इसका मान 1/2, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रूट का मान 1/2 होता है। इसका मान 1/2 है, इसका मान 1/2, माने कि रूट अगर हटाएंगे तो 1/4 लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए देखिएगा सर, तो हम लिखेंगे इस पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और इस पर पहले से रूट है, एक और रूट चढ़ेगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/4, जो अभी हमने बताया था। अब हमसे क्वेश्चन किया है कि त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग के भुजा का रेशियो बताइए। तो आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, और वर्ग के भुजा को हम लोग b माने, यही दोनों का रेशियो हम लोग से पूछा गया है। तो देखिए सर, लिख रहा हूं मैं √3/2 स्क्वायर नहीं भुजा, भुजा, तो भुजा बराबर तब 2 आ गया है, 4 का वर्गमूल 2 बटा b, तो b बराबर क्या लाए हैं 1/4, ये कट जाएगा सर। अब आप देखिए गौर से, ये √3 है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं बाबू कि अगर आधार सेम रहता है और भागा में रहता है तो पावर घट जाता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 1/2 माइनस 1/4 और बटा 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे वाला तो ऊपर चला गया है। इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो 3 के पावर 1/2, इसका एलसीएम वगैरह ले के घटाइएगा तो 1/2 बटा 1, और आप लोग जानते हैं कि 1/2 को हम √3 लिख सकते हैं, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा √3/1। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है सर, अगर नहीं समझे तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखिएगा। आइए अगला प्रश्न को, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 100 संख्या का माध्य 30 है। 100 संख्या का माध्य कितना है 30 है। गलती से 28 और 12 के स्थान पर 30 और 15 लिख दिया गया, तो सही माध्य बताइए। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है सर ये। 100 वो संख्या है, इसका औसत 30 है, तो इसका सम 3000 आ जाएगा। अब कहता है लड़का ने 2 बार गलती किया है, एक बार लिखना था 28 और एक बार लिखना था 12, लेकिन ये लड़का ने 28 के जगह 30 लिख दिया और 12 के जगह 15 लिख दिया। मैंने अगर ये वाला लिखता तो सही आंसर आता उसका, और ये गलत लिख दिया है। अब बताइए सर, देना था 28 रुपया, लेकिन आप दिए हैं 30 रुपया, तो 2 रुपये ज़्यादा दिए हैं। जैसे मान के चलें कि आप कहीं से सामान खरीदे, कोई दुकानदार के पास से सामान खरीदे तो सब्जी वाले के पास से सब्जी खरीदे, उस सब्जी वाला आपको वापस करता 28 रुपया, लेकिन आपको दे दिया 30 रुपया, तो 2 रुपया आप उसको वापस कीजिएगा नहीं। लेकिन आजकल से उतना ईमानदारी है कहाँ। यहाँ अगर कोई भी अगर 10 रुपया को वापस करना था, अगर 20 रुपया अगर उसका स्थान पर अगर वापस कर देता है, तो लड़का तुरंत कोला खिड़की खोजने लगता है कि कहीं घूस जी रे, कहीं ने फिर पीछे से लगने जाए कि 10 रुपया मांग ले, तुरंत जुगाड़ में लग जाता है। और खास करके सब चीज लड़कियन में ज़्यादा होता। गोलगप्पा खाए गेल थू, 20 रुपया के खेल थू, 50 रुपया के नोट दिल थू। अगर वो दुकानदार 30 के जगह, क्योंकि 20 रुपया के खाया है तो 30 वापस करना था, 30 के जगह 50 रुपया गलती से अगर दे दिया, बेचारा सुंदर देख करके गड़बड़ा गया, तो लगित रहा है ना है कि कितना जल्दी कने घसा किया है, क्योंकि फेरे लेनी है 20 रुपया और फिर दल के 50 रुपया। तो सर वहां आप घसक जाइएगा, लेकिन यहाँ ये प्रश्न है, ये सारा सबूत आपके सामने, यहाँ आप नहीं घसक सकते हैं। उसी तरह से दुकानदार को वापस करना था 28 रुपया, लेकिन वापस कर दिया कितना 30 रुपया, 2 रुपया ज़्यादा वापस किया है। तो 2 रुपया अगर ज़्यादा वापस किया है सर, तो 2 रुपया लेगा नहीं आपसे। और आगे बढ़िए, दूसरा स्टेप में वापस करना था 12 रुपया। अगर 12 रुपया देता तो सही होता, लेकिन वो बेचारा गलती से दे दिया 15 रुपया, तो यहाँ भी 3 रुपया ज़्यादा दिया है, तो कुल मिलाकर के 5 रुपया ने ज़्यादा दे दिया है। तो 5 रुपया ज़्यादा दे दिया है सर, तो 5 रुपया आपसे लेगा नहीं। अब 5 रुपया लेगा तो आपके पास टोटल सच में पैसा बचा है 2995। तो हम लोग से भी पूछा गया है कि इसका सही औसत बताइए। तो 2995 बटा 100, संख्या 100 है, और इसको अगर भागा दीजिएगा तो 29.95, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ट्रिक को ध्यान रखल कीजिएगा, इस कंसेप्ट को कि अगर ज़्यादा देगा तो घटेगा, और अगर कम देगा तो जुटेगा। जैसे यहाँ भी 2 रुपया कम देता और यहाँ भी 3 रुपया कम देता, तो फिर समझिए एग्जाम्पल के थ्रू कि हमको वापस करना है आपको 5 रुपया, हम आपको दिए 3 रुपया, तो 2 रुपया और आप हमसे लीजिएगा नहीं, और 2 रुपया अगर आप हमसे लीजिएगा
तो आपके पास ऐड होगा, लेकिन हमको वापस करना था आपको 5 रुपया, हम वापस कर दिया आपको 7 रुपया, तो 2 रुपया आपसे लेंगे ना हम, तो लेंगे तो आपके पास घटेगा। यही कंसेप्ट को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे सर हम लोग। आगे कहता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कई बार ये पूछा भी गया है, दिख रहा होगा प्रश्न आपको। कहता है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 6, तो sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जो ये रहता है वही इसका आंसर हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों, तो ध्यान दीजिएगा। यहां से सर हम tan स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। अब tan स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे तो अंदर में बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 6। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर मल्टीपल कर देंगे हम लोग तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 6। अब देखिए तो सर जो आपसे पूछा गया था वो आ गया कि नहीं। तो इतना डिटेल करने की जरूरी नहीं है, कभी भी अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो जो इसका आंसर है वही इसका भी आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए सर अब हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि रूट 54 प्लस रूट 150। देखिए क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन कैलकुलेटिव है। तो हम लोग से मान पूछा गया है कि रूट 96 प्लस रूट 216 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा सर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 छक 54, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3 रूट 6। इसको लिखेंगे 25 छक 150, तो 25 का वर्गमूल 5, 5 रूट 6 बराबर 1। अब देखिए 5 रूट 6 यहाँ है और 3 रूट 6 यहाँ है, तो टोटल 8 रूट 6, और 8 रूट 6 बराबर a, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे रूट 6 बराबर a/8। मान पूछा गया है कि अंडर रूट 96 प्लस अंडर रूट 216 बराबर क्या होगा। गौर कीजिएगा, 16 छक 96, तो 16 का वर्गमूल 4, तो 4 रूट 6। 36 छक्का 216, तो 36 का वर्गमूल 6, 6 रूट 6। तो सर 6 रूट 6 यहाँ है और 4 रूट 6 यहाँ है, तो 10 रूट 6 आ जाएगा। और यही रूट 6 का मान आप देखिए यहाँ पे निकाले हुए हैं यहाँ पे, तो इस रूट 6 का मान को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे बाबू, तो 10 गुने a/8, और इसको भागा दीजिएगा 8 से 10 में, तो 1.25a, और यही आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है LCM HCF का प्रश्न है, 5 के पावर 3 गुने 4 के पावर 3, कौमा अगला स्टेटमेंट है 3 के पावर 5, 5 के पावर 1, 4 के पावर 4 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि HCF में छोटा पावर होता है आंसर और LCF में बड़ा पावर आंसर होता है। तो यहाँ LCM नहीं HCF हम लोग से पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि अगर पावर वाला अगर प्रश्न में अगर LCM HCF की बात करता है तो HCF में छोटा पावर और LCM में बड़ा पावर होता है। तो देखिएगा सर 5 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में 5 है, लेकिन एक 5 की पावर 3 है और अगला 5 की पावर 1 है। तो हम अभी बोल के गए हैं कि HCF में छोटा पावर होता है। 4 इसमें भी है तो इसमें भी है, लेकिन इसमें 4 गो है और इसमें 4 3 गो है, तो सर 4 3 वाला होगा। अब 3 इसमें है लेकिन इसमें है ये नहीं है, तो HCF का मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए। अगर जो दोनों में है तब HCF होगा, अन्यथा HCF नहीं होगा। अब बोलिएगा सर 4 चौको 16, 16 चौके 64, माने कि 5 गुना 64 गुना कर देंगे तो 5 24 और 6 5 30 और 2 32, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
कहता है प्रकाश किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। समय काम का प्रश्न है। प्रकाश किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, आकाश उसी काम को 24 दिन में करता है और चिराग पासवान उस काम को 40 दिन में करता है। यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो टोटल 120 आता है और जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। तो 30 चौ 20 से, 24 पचे 20 से, 40 तिया 20 से क्षमता सबका निकालनी है हम लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टाइम एंड वर्क के प्रश्न अगर कभी भी मिलता है तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद उसका इफिशियंसी का रेशियो निकाला जाता है। तो इफिशियंसी का रेशियो आ गया, इसका क्षमता 4 इसका क्षमता 5 और इसका क्षमता 3। आगे कहता है कि तीनों ने मिलकर के 4 दिन काम किया। 4 दिन के बाद चिराग काम छोड़ करके चला गया है, तो बाकी बचे काम को, शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। अब बताइए सर कि तीनों आदमी ने काम शुरू किया, ऐसा प्रश्न में आपको बोल रहा है। तीनों आदमी ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद चिराग काम छोड़ करके चला गया है, तो बाकी जो काम बचा होगा उसको प्रकाश और अनिल किया होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि तीनों आदमी ने 4 दिन में किया कितना काम। तो 5 4 9 3 12, 4 दिन काम किया है तो टोटल 48 काम हुआ है। अब शेष काम 72 बच रहा है सर, घटाइएगा तो। अब चिराग ने काम छोड़ करके चला गया, तब यही दोनों ने काम करेगा। तो इसका क्षमता 4 है, इसका क्षमता 5 है, टोटल क्षमता 9। ये शेष काम को करने में 8 दिन लगा। अगर आपसे पूछता कि पूरा काम करने में कितना दिन लगा, तो शेष काम को करने में 8 दिन लगा और 4 दिन पहले ही सब काम किया था, पूरा काम को करने में 12 दिन लगता। चलिए, बड़ा ही आसान प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सर कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 है। आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन कोई भी कोण उसका समकोण नहीं होता है। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री पर। तो देखिए सर, समकोण त्रिभुज का एक विकर्ण यहाँ पे विभाजित हो रहा है, सब एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, और जितने भी विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करेगी उस समकोण पे 90 डिग्री पे। कहता है कि भुजा की लंबाई 4 है और एक विकर्ण 6 है। तो गौर कीजिएगा, भुजा की लंबाई 4 है, एक विकर्ण 6 है, तो ये 3 होगा, तो ये भी 3 होगा। तो ये 3 है सर, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रिपलेट पढ़े हैं, 5 हो जाएगा। 5 तो ये कर्ण ने होता है, इसको निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये हाइट हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो जाएगा बेस। तो लिखेंगे आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो लंब तो 3 है, तो 3 के स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 16 में से 9 गया 7, माने कि √7 आ जाएगा। बोलिए, तो यहाँ से यहाँ तक √7, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक √7। तो हम लोग से पूछा गया है कि बताइए दूसरे विकर्ण की पूरी लंबाई क्या है। तो सर ये भी √7 यहाँ से यहाँ तक और ये भी √7 यहाँ से यहाँ तक। और आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है। तो √7 और √7, आपका आंसर 2√7 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न रहा आपके सामने। कहता है किसी अकादमी में 12 गो लड़की पियाने बजाती है, 20 गो लड़की वायलिन बजाती है, 15 लड़की कीबोर्ड बजाती है। सर 12 लड़की पियाने बजाती है, सिंगल वाद्य यंत्र, सिर्फ पियाने बजा रही है। 20 लड़की वायलिन, 20 लड़की वायलिन और 15 लड़की कीबोर्ड। तो ये सब जितने भी लड़की हैं, ये सब एक एक वाद्य यंत्र बजा रही है, पियाने, वायलिन, कीबोर्ड। आगे बढ़िए, 10 लड़की इनमें से 2 वाद्य यंत्र बजाती है, 10 गो लड़की इनमें से 2 वाद्य यंत्र बजाती है और 2 लड़की तीनों वाद्य यंत्र बजाती है। तो हम लोग से पूछा गया है कि बताइए कितनी लड़कियां कम से कम 2 वाद्य यंत्र जरूर बजाती है। तो सर जरा सा गौर कीजिए, आप समझने वाली बात है। 2 लड़की के बारे में हमसे पूछा गया कि कितने लड़की ऐसी हैं जो कम से कम 2 वाद्य यंत्र बजाती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर कि 2 वाद्य यंत्र बजाने वाला 10 लड़की तो ये सॉलिड है एकदम, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है।
क्योंकि 2 वाद्य यंत्र बजाने वाली लड़कियों की संख्या आपके प्रश्न में 10 दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि वो 2 वाद्य यंत्र बजाती है। अब विचार करना है सर इस पे, एक हनी पर तो विचार ही नहीं करना है क्योंकि सब सिंगल सिंगल है और सिंगल वाला कभी डबल हो नहीं सकता है। हाँ, डबल वाला सिंगल बजा सकता है, ट्रिपल वाला डबल बजा सकता है, लेकिन डबल वाला तो सिंगल वाला तो डबल नहीं बजा सकता है। अब तीनों बजाने वाली लड़कियों की संख्या 2 है, तो सर 3 वाद्य यंत्र अगर ये लड़की बजा रही है तो 2 तो कम से कम जरूर बजा रही है, क्योंकि आपके पास 3 रुपया है तो 2 रुपया है, ये नहीं है, तो तीनों बाजा बजा रहे हैं, आप तो 2 नहीं बजा रहे हैं। तो सर 3 को बजाने वालों की संख्या 2 है, तो 2 भी तो इसे बजाने वालों की संख्या 2 होगा, तो टोटल 2 वाद्य यंत्र बजाने वाली लड़कियों की संख्या 12, और यही आपका आंसर है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये भी एलसीएम से है सर, आप लोग देख रहे होंगे एलसीएम एचसीएफ से इस सेट में 3 प्रश्न पूछा गया है, और जितने भी प्रश्न है सर टोटल प्रीवियस ईयर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और थोड़ा कठिन प्रश्न पूछता है, क्या देखिए एलसीएम में सबसे बड़ा खूबी क्या होता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो पता नहीं चलता है कि आखिर ये है कौन टॉपिक से। जो बच्चा पढ़ल है एलसीएम एचसीएफ वही इसको पकड़ सकता है कि आखिर इस टाइप का प्रश्न एलसीएम में है, ना तो सर कहीं भी इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। देखिए अब कहता है किसी विद्यालय में ग्रेड 1 2 3 है, छात्रों की संख्या है 230, 322, 552। छात्रों की संख्या है 230, 322 और 552। कहता है कि प्रत्येक ग्रेड के खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंडों में छात्रों की संख्या समान रखी गई है, तो प्रत्येक छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी। सर एलसीएम एचसीएफ का एक लॉजिक है कि कभी भी अगर अधिकतम की बात करता है तो एचसीएफ निकाला जाता है, और कभी भी अगर न्यूनतम की बात करता है तो एलसीएम निकाला जाता है, कभी भी अगर बड़ी से बड़ी की बात करता है तो एचसीएफ निकाला जाता है, और कभी भी अगर छोटी से छोटी की बात करता है तो एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पे सर अधिकतम की बात किया है, तो अधिकतम की बात किया है तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे, और इन तीनों का एचसीएफ 23 से कट रहा है, तो 23 के मल्टीपल में 23 भी है और 46 भी है, 69 भी है, सब है। तो सर 69 तो नहीं होगा, 92 तो नहीं होगा, क्योंकि 92 इसमें है, ये नहीं है, 23 गुने 2 है 46 है, तो 46 अगर इसमें है तो 46 अब सब में होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो शायद आज के क्लास का लास्ट प्रश्न हो, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। देखिएगा बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है सर एवरेज का। इस टाइप का क्वेश्चन ना तो अभी कोई किताब में था ना कोई सेट में था, थोड़ा घुमा करके वही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडलाइज करके पूछ दिया, और यही नया प्रश्न अगर एग्जाम में अगर मिलता है सर तो उतना प्रेजेंट ऑफ माइंड काम नहीं करता है, बच्चे छोड़ करके चले आते हैं। और एग्जाम का नियम है कि अगर क्वेश्चन अगर प्रीवियस अगर नया बन गया है तो कम से 1 से 2 बार जरूर उसका रिपीट करता है। तो अभी तो फिलहाल एक बार एग्जाम हुआ 2018 to 19 में, अब अगला एग्जाम अब होगा। अब देखिए सर इसमें कहता है कि आरोही क्रम में, आरोही का मतलब छोटा से बड़ा और अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा। आरोही क्रम में 4 पूर्णांक है ABCD, इस समुच्चय का परास 20 है। परास का मतलब होता है सर बड़ा में से छोटा का अंतर, बड़े संख्या और छोटी संख्या ये दोनों को डिफरेंट को परास कहा जाता है। तो 4 संख्या अपने पास दिया हुआ है A, B, C और D। लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया है कि चारों संख्या का एवरेज 25 है, तो सर चारों संख्या का एवरेज अगर 25 है, 4 संख्या दिया हुआ हम लोग के पास A प्लस B प्लस C प्लस D, और चारों का औसत 25 है, तो योग 100 हो जाएगा। अब कहता है इसका परास 20 है, परास का मतलब होता है सर बड़ा में से छोटा। तो जरा गौर कीजिए कि अब जब आरोही क्रम में है तो छोटा से बड़ा की ओर गया है, तो सबसे बड़ा D होगा तो सबसे छोटा ये होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ D माइनस A बराबर 20, क्योंकि परास का मतलब होता है उच्चतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अंतर। कर दिए हम लोग। सर अब प्रयास हम लोग को करना है D प्लस A निकालने का, क्योंकि अगर D प्लस A निकल गया और हम लोग से क्वेश्चन में A का मान पूछा गया है, अगर D प्लस A निकल गया इसको हल कर देंगे तो A का मान आसानी से निकल जाएगा। तो प्रयास भरपूर करना है कि किसी न किसी तरह से D प्लस A का मान निकले। अगर D प्लस A का मान निकल गया सर तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, एक घातीय समीकरण, वहां पे इस टाइप का समीकरण का प्रश्न हम लोग को मिलता था और हम लोग हल करते थे इसको। 5 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाता था। अब आगे बढ़िए, कहता है कि C और A का अंतर
डी और बी के अंतर के बराबर है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ यहीं पे मेन मुद्दा छुपा हुआ है। कहता है सी और ए का अंतर डी और ए के अंतर के बराबर है, डी और बी के अंतर के बराबर है। अब इसको इधर लाइए सर, तो सी प्लस बी, और इसको उधर ले जाइए तो डी प्लस ए। अब हम लोग को लाना है डी और ए, तो प्रयास कीजिए कि बी और सी डी और ए में बन जाए। तो प्रयास क्या करना है सर, प्रश्न में तो दिया हुआ है कि सी और बी का मान डी और ए, तो सी और बी की जगह डी प्लस ए रख दीजिए ने, तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 100। जोड़ेंगे तो 2 गो डी आएगा, तो 2 गो ए भी आएगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो डी प्लस ए बराबर 100, तो डी प्लस ए बराबर 50 निकल करके आ गया। चलिए सर, निकल करके आ गया, तब यहां रख दीजिए ने। अब यहां से नियम आप लोग को पता होगा कि अगर 2 संख्याओं का योग दिया हुआ रहे और अगर 2 संख्या का अंतर दिया हुआ रहे, तो इसको समीकरण से नहीं बनाना है। अगर 2 संख्या का योग और 2 संख्या का अंतर अगर दिया हुआ रहे, तो इसका नियम है कि एक बार जोड़ के दूसरे भागा और एक बार घटा के दूसरे भागा। सर अगर जोड़ के दूसरे भागा दीजिएगा तो बड़ी संख्या निकल करके आएगा, और घटा करके भागा दीजिएगा तो छोटी संख्या निकल करके आएगा। तो जोड़ेंगे तो 70, और 70 में 2 से भागा देंगे तो 35। अगर डी का मान पूछता तो 35 हो जाता, लेकिन हमसे ए का मान पूछा है, और ये सबसे छोटी संख्या आप सीरीज में देखिए, तो यहाँ से घटा के भागा देंगे, घटा के भागा देंगे तो 30, और 30 में 2 से भागा देंगे तो 15, और यही आपका आंसर है। चलिए सर, एक प्रश्न और दिख रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को बार बार पीछे आगे करके देखिएगा, दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, क्योंकि सर समझा हुआ रहता है आसान तरीके से, समझने में कोई डाउट नहीं होगा। एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक बार में आपको समझ में आएगा, क्योंकि सर दोबारा समझाने का हम लोग को आदतें नहीं है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, कहता है 6 महिला और 5 पुरुष 5400 रुपया प्रतिदिन कमाती है। तो सर एक फार्मूला हम लोग को पढ़ना है, MDH बटा Q बराबर M1 D1 H1 बटा Q1। इसका मतलब होता है कि मैन या मशीन रहेगा तो ऊपर, दिन रहेगा तो ऊपर, घंटा रहेगा तो ऊपर, लेकिन जो मैन नहीं हो सकता, मशीन नहीं हो सकता, दिन नहीं हो सकता, घंटा नहीं हो सकता, उस सब नीचे रहेगा, क्योंकि जो ये चारों नहीं हो सकता वो एक ही चीज हो सकता है, Q का मतलब क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में सर कुछ चीजें हम आपको याद करवाता हूं जो अधिकतर एग्जाम में उतना ही यूज होता है। क्वांटिटी में सबसे पहले आता है रुपया पैसा। सबसे पहले अगर रुपया पैसा अगर आपके प्रश्न में दिया हुआ है तो उसको क्वांटिटी के स्थान पर माने कि नीचे रखेंगे। दूसरा स्टेप में आता है सर वजन। अब वो वजन चाहे किलो में हो, ग्राम में हो, क्विंटल में हो, केजी में हो, कुछ में भी हो, वजन भी क्वांटिटी के अंतर्गत आता है और वजन को भी नीचे लिखा जाता है। उसके बाद आता है सर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना दिन हो सकता है, ना घंटा हो सकता है, ना आदमी हो सकता है, ना मशीन हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है सर दूरी, और उसके बाद आता है काम। इतना बात को याद रखिएगा, अधिकतर प्रश्न इतना ही से रहता है। 5400 रुपया कमाता है, तो 5400 तो क्वांटिटी है, तो 6 महिला और 5 पुरुष, तो लिखेंगे हम लोग कि 6 वोमेन और 5 मैन 5400 रुपया कमाते हैं, तो 5400 क्वांटिटी होगा। फिर कहता है जबकि 6 पुरुष और 5 महिला, बदल दिया अभी, 6 पुरुष और यहाँ पे महिला था पहले और पुरुष बाद में है, यहाँ पे पुरुष पहले है और महिला बाद में है। 5 महिला मिलकर के 5490 रुपया कमाती है। तो कहता है कि 2 पुरुष और 3 महिला कितना रुपया कमाएगी। देखिएगा सर, ध्यान से समझिएगा, 2 पुरुष और 3 महिला मिलकर कितना रुपया कमाएगी, कितना रुपया कमाएगी को पता नहीं है सर। मैं इसके हल करने से पहले आपको बता दूं कि अगर यहां से x का मान निकलना है तो आप लोग जानते हैं सर, हम आपको दे दिए कि 2 + x, अब x का मान निकालिए, क्या आप निकाल दीजिएगा। लेकिन हम इसके बराबर में 5 लिख दिए तो आप इजीली x का मान निकाल दीजिएगा। माने कि अगर यहां से अगर x का मान आपको ज्ञात करना है तो इसके बराबर में कोई भी एगो वैल्यू होना चाहिए, तो कोई भी वैल्यू होना चाहिए सर। तो चाहे तो आप इसको रख दीजिए, चाहे तो आप इसको रख दीजिए, दोनों में किसी को रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखिए प्रश्न में दोनों इक्वल है। तो हम लिख देते हैं किसी को भी, तो 6 वोमेन प्लस 5 मैन बटा 5400। अब जब तक मैन और वोमेन का रेशियो नहीं निकलेगा तब तक इस क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है।
शुरू करते हैं सर। पहले तो जितना बनता है उसको काट देते हैं। अब देखिए सर 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कटेगा, 5 4 9 से काटिए, 9 छक 54, 9 एकम 9, 9 से इसको भी काटिए, 9 छक 54, 9 एकम 9, 60। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा सा लगेगा, बकाइएगा नहीं। देखिएगा सर 6 एकम 6 और 6 छक 36, 366। वोमेन को गुना कर रहे हैं, वोमेन को, तो इधर से भी वोमेन को गुना कीजिए, तो 60 बचे 300, तो 366 वोमेन इधर है और 300 वोमेन इधर है, तो घट जाएगा, तो 66 वोमेन आ जाएगा। अब गुना कीजिए, 5 एकम 5 और 6 बचे 30, ठीक है, 305। अब देखिए मैन को गुना कर रहे हैं, तो मैन देखिए 6 छक 36, 360, 6 छक 36, 360, तो सर ये 55 बच जाएगा, घटेगा तो 55 मैन। अब देखिए 11 बचे 55 और 11 छक 66, यानी वोमेन अनुपात मैन बराबर 5:6। अब यही मान को यहाँ पुट करना है हम लोग को, और यही मान को पुट करके कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आराम से आ जाएगा। तो शुरू करते हैं सर। वोमेन बराबर 5, तो 6 बचे 30, और मैन बराबर 6, तो 6 बचे 30, तो 30 और 30 60, तो इसको लिखेंगे हम लोग 60 बटा 5400। फिर देखिए सर वोमेन बराबर 5, तो 5 दूनी 10, मैन बराबर 6, तो 6 तिया 18, तो 18 और 10 28, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, ठीक है, बटा x। आप देखिए इसको, ये 90 बार में कट रहा है। अब यहाँ से सर गुना कर दीजिए, तो 0 9 8 72, 9 8 72 और 9 दूनी 18 और 7 25, और लगता है कि इसी टाइप से आपका कहाँ मिस्टेक हुआ, आंसर नहीं है, कहीं गलती की क्या हम लोग बाबू, देख लेते हैं। ओ अच्छा, देखिए यहाँ पे 2 मैन है और 3 वोमेन है, वही हम लोग गलती किए थे। तो मैन बराबर 6 है, तो 6 दूनी 12, और वोमेन बराबर 5 है, तो 5 तिया 15, तो 15 या 12 27 बटा x। अब इसको गुना कर दीजिएगा, तो आंसर निकल करके आ जाएगा 2430, और यही आपका आंसर है। तो सर देखिए अगर 25 नंबर का अगर है, तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कैलकुलेटिव होंगे, 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको सब कोई बनाएगा, ये कितनों लोल रहेगा वो भी बनाएगा, लेकिन यही 10 क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सर, मैथ, जीएस, रीजनिंग या इंग्लिश, कुछ भी हो, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैथ का है, स्कोर बढ़ाने का काम आपको यही करता है। क्योंकि सर कल से अगर जीएस याद करने लगेगा तो आपसे ज़्यादा याद करके रख देगा, कोई भी सब्जेक्ट को कवर कर लेगा, लेकिन इसमें कहाँ से कवर कर पाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत से इसमें जम के कीजिए, और डेली मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो जो मेन प्रश्न है उसको मैं आप तक पहुँचाऊँ, और पहुँचाने में मैं सफल अभी तक हूँ, आगे राम जाने। तो सर आप लोग को भी कुछ फ़र्ज बनता है कि थोड़ा आप भी हमें मदद कीजिए, ताकि हमें और ऊर्जा मिले। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है सर कि कम से कम आप लोग कमेंट जरूर करके बताया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे एक मोटिवेशन का काम करता है। मैं देखता हूँ कि आखिर आप क्या क्या आज बोले हैं, क्या हम में त्रुटियाँ हैं, कहीं हम ही तो नहीं कुछ गलती कर रहे हैं। तो सर ये सब चीज़ में होते रहता है थोड़ा बहुत गलती, तो कम से कम बताया कीजिए, ताकि मैं अगले दिन इससे भी बेहतर कर पाऊँ। और वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कीजिए। तो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए ऊर्जा, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आज बाय, गुड नाइट, जय हिंद।